महत्वपूर्ण सिंचाई शब्दावली। सम इम्पॉर्टेंट इरिगेशन टर्म्स। फसलों तथा सिंचाई व्यवस्था से संबंधित मुख्य शब्दावली निम्नलिखित हैं। शहरी या आबी फसलें, वेट क्रॉप। वेट क्रॉप जो फसलें सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों जैसे नहरें, नलकूप आदि पर निर्भर करती हैं, उसे नहरी या आबी फसलें कहते हैं। आब फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी। अर्थात नहरी फसलें कृत्रिम साधनों जो कि नहरें हैं, नलकूप हुई, इन सब पर निर्भर करती हैं। इन सारे साधनों द्वारा फसलों को पानी दिया जाता है, उनकी सिंचाई की जाती है। बिरानी फसल, ड्राई क्रॉप्स, जिन फसलों की बुआई, उत्पत्ति तथा पकाई वर्षा जल पर ही निर्भर करती है, उन्हें बिरानी फसल कहते हैं। अर्थात वे फसलें जो केवल वर्षा जल के द्वारा ही पानी प्राप्त करती हैं और उन्हीं के द्वारा वे विकास करती हैं, उनका सिंचाई होता है, उन्हें बिरानी फसल या ड्राई क्रॉप्स कहते हैं। उथली जड़ों वाली फसलें, शैलो रूटेड क्रॉप, जिन फसलों की जड़ें गहरी नहीं जाती अर्थात उथली रहती हैं, उन्हें उथली जड़ों वाली फसलें कहते हैं, जैसे गेहूँ और जौ। गहरी जड़ों वाली फसलें, डीप रूटेड क्रॉप, इन फसलों की जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं, जैसे कपास, सन, गवार, अरहर इत्यादि। अरहर बहुत ही कॉमन है, हमें आसपास के क्षेत्रों में समय समय पर इन फसलों को देखकर हम जान सकते हैं कि इन फसलों की जड़ें गहरी होती हैं। अगला शब्दावली है फलीदार फसलें, लेगुमिनियस क्रॉप। ये फसलें खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती हैं, जैसे चना, ज्वार इत्यादि। अर्थात इन फसलों को लगाने से मुख्य फ़ायदा है कि खेत की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती रहती है। फसल की पैदावार होने के साथ साथ खेत की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती रहती है। अगला दोहरी क्रॉप, डबल क्रॉप्स, जब एक ही ऋतु में किसी भूमि पर दो फसलें उगाई जाती हैं तो इसे दोहरी फसल कहते हैं। अर्थात कोई एक ही मौसम हो, उस पर्टिकुलर मौसम में उस भूमि पर एक साथ दो फसलें उगाई जाती हैं तो उन्हें दोहरी क्रॉप कहते हैं या दोहरी फसल कहते हैं, डबल क्रॉप। अगला पॉइंट है मिश्रित फसल या मिक्स क्रॉप, जब एक ही समय में खेत में से एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं तो इन्हें मिश्रित फसल कहते हैं, जैसे कपास, मूंग, बाजरा, मोठ। मतलब एक ही समय में उस पर्टिकुलर खेत में एक साथ एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। नकदी फसल, कैश क्रॉप कहते हैं, ऐसी फसलें जो किसान के निजी उपभोग में कम आती हैं और विभिन्न उत्पादों के लिए मंडी में ले जाकर विक्रय करनी पड़ती हैं, उन्हें नकदी फसल कहते हैं। अर्थात किसान ऐसी फसलों का प्रयोग अपने निजी उपभोग में कम करता है और इन फसलों को लगाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। अर्थात वो उन्हें ले जाकर मंडी में या मार्केट में जाकर उन्हें बेच देते हैं और उनको बेचने के बदले जो पैसे मिलते हैं वह उन पैसों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम जान सकते हैं पटसन, चाय, गन्ना, कपास, तंबाकू इत्यादि। अगला पॉइंट है फसलों का चक्रीय क्रम या फेरबदल, रोटेशन ऑफ क्रॉप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसी भी खेत के लिए। तो हम चक्रीय क्रम के बारे में देखते हैं। खेत में बार बार एक ही फसल को उगाने के स्थान पर विभिन्न फसलों को बारी बारी बोया जाए तो खेत में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है और फसलों को उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता है। इसको फसलों का चक्रीय क्रम या फेरबदल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक चक्र हम बता सकते हैं, धान के बाद चना, चना के बाद धान। मतलब ये एक चक्रीय क्रम चलता है। धान पहले हम लगाते हैं, फिर चना लगाते हैं, फिर हम धान लगाते हैं। अच्छा, फसलों के चक्रीय क्रम अपनाने के लाभ क्या हो सकते हैं? जमीन की उत्पादन क्षमता इससे बनी रहती है जिससे पैदावार प्रभावित नहीं होता है। अगला पॉइंट है फसल काल, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की कुल अवधि को फसल काल कहते हैं। इसको दिनों में आंका जाता है। अर्थात बीज जब हम पहली बार लगाते हैं और फसल को आखिरी बार काटते हैं, उस पूरे बीज के समय अंतराल को हम फसल काल कहते हैं।
अगला पॉइंट है आधार काल, जिसे बेस पीरियड कहते हैं। बीज बोने के समय प्रथम सिंचाई तथा फसल काटने से पूर्व अंतिम सिंचाई तक की अवधि को आधार काल कहते हैं। यह दिनों में आंकी जाती है। आधार काल फसल काल से थोड़ा कम होता है, परंतु सरलता के लिए दोनों को बराबर माप लिया जाता है। इसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम खेत में बीज लगाते हैं, उस बीज को लगाने के बाद पहली बार जब उस फसल को हम पानी देंगे और फसल को काटने से पहले आखिरी बार जो पानी देंगे, उसके बीच के समय अंतराल को हम कह रहे हैं आधार काल या बेस पीरियड। जबकि फसल काल को हम कैसे डिफाइन कर रहे थे? बीज बोने से लेकर जब हमने बीज को लगाया तब से लेकर फसल को काटने तक का समय के बीच के अंतराल को फसल काल कह रहे हैं। अर्थात फसल काल का जो मान होगा दिनों में, वह आधार काल के मान से थोड़ा अधिक होगा, परंतु सरलता के लिए दोनों के मान को हम क्या करते हैं? बराबर लेते हैं। अगला पॉइंट है परस्पर व्यापी काल। परस्पर व्यापी काल अर्थात ओवरलैपिंग पीरियड। जब एक फसल अभी खेत में ऑलरेडी रहती है, पड़ी रहती है, और दूसरी फसल उसी समय बो दी जाती है। जैसे रबी की फसल अभी खड़ी है और खरीफ की फसल की बुआई शुरू कर दी गई है। दोनों फसलों को एक ही समय पानी की आवश्यकता रहती है, जिसके लिए अतिरिक्त पानी देना पड़ता है। इस काल को परस्पर व्यापी काल कहते हैं। अर्थात हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी खेत में किसी फसल को हमने लगा रखा है पहले से ही, और उस फसल की पैदावार अभी पर्याप्त रूप से नहीं हो सकी है, और उसी समय हम उस खेत में दूसरी फसल की भी तैयारी कर लेते हैं बचे हुए स्थानों में, तो हम क्या कहते हैं? इसको परस्पर व्यापी काल कहते हैं। ऐसी अवस्था में हमें खेत में हर एक फसल को पानी देने के लिए अतिरिक्त जल की आवश्यकता पड़ती है। अतः इस काल को परस्पर व्यापी काल कहते हैं। अगला पॉइंट है परस्पर व्यापी संभार, ओवरलैपिंग अलाउंस। परस्पर व्यापी काल में दोनों फसलों को एक साथ पानी देने के लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसे परस्पर व्यापी संभार या गुणांक कहते हैं। इसके लिए नहर को निस्सरण को बढ़ाकर 5% एक्स्ट्रा रख दिया जाता है, अतिरिक्त 5% डिस्चार्ज दिया जाता है। अगला पॉइंट है फसल अनुपात। फसल अनुपात या क्रॉप रेशियो। खरीफ फसल को रबी की फसल की तुलना में 2-3 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है। रबी फसल के दौरान सिंचित क्षेत्र और खरीफ फसल के दौरान सिंचित क्षेत्र के अनुपात को फसल अनुपात कहते हैं। अतः इसको हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं, फसल अनुपात बराबर रबी की फसल का सिंचित क्षेत्रफल बटा खरीफ की फसल का सिंचित क्षेत्रफल। अर्थात दोनों के अनुपात को, रबी की फसल का सिंचित क्षेत्रफल और खरीफ की फसल के सिंचित क्षेत्रफल को हम लोग फसल अनुपात कहते हैं। अगला पॉइंट है पलेवा सिंचाई। पलेवा सिंचाई या प्लेव वाटरिंग। बीज बोने से पहले खेत की सूखी मिट्टी को नम करने के लिए जो पानी दिया जाता है, उसे पलेवा या प्लेव सिंचाई कहते हैं। खेत को दिया जाने वाला यह प्रथम पानी है। अर्थात जब भी हम किसी फसल को बनाने की तैयारी करते हैं, फसल को लगाने की तैयारी करते हैं, तो उस फसल को लगाने के पूर्व हम खेत को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं और खेत में उचित मात्रा में पर्याप्त नमी दे देते हैं, ताकि उस फसल को लगाने में हमें अधिक सुविधा हो और उसे पर्याप्त खेत से नमी मिल सके। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट थे जिसको हमने डिस्कस किया। टोटल 15 पॉइंट हैं, जिसको हम मुख्य रूप से हर एक पॉइंट को अच्छे से बताया गया है। इसमें नकदी फसल को विशेष तौर पे परीक्षा के नज़रिए से नकदी फसल, आधार काल, फसलों का चक्रीय क्रम, ये सारे पॉइंट हैं जिनको हमें विशेष तौर पे ध्यान देना होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बाकी सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।